नमस्कार। साहित्य तक के शब्दरथी कार्यक्रम में मेरे साथ हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देश आज़ादी के 75 सालों का जश्न मना रहा है, जिसको हम अमृत महोत्सव का नाम दिए हैं। सरकारी नाम है ये, लेकिन यह बात सही है कि 1947 से 2022 तक की जो हमारी यात्रा है, उसके बीच में जो हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो काम किया है, उनकी चर्चा के बिना इस जश्न का कोई अर्थ नहीं। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी से हम बातचीत उनकी इस किताब के सिलसिले में कर रहे हैं, हु इज भारत माता। यह सवाल अपने आप में एक अजीब सा सवाल है, जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया था। पुरुषोत्तम जी ने यह पुस्तक लिखी, अंग्रेजी में पहले आई, हु इज भारत माता, ऑन हिस्ट्री, कल्चर एंड द आइडिया ऑफ इंडिया। इसमें राइटिंग्स बाय एंड ऑन जवाहरलाल नेहरू। ये पुस्तक पुरुषोत्तम जी ने एडिट की, इसका इंट्रोडक्शन लिखा। बाद में यह पुस्तक हिंदी में भी आई, कौन है भारत माता, इतिहास, संस्कृति और भारत की संकल्पना। भारत, जिसे हम एक देश के रूप में आज कहते हैं, राष्ट्रवादी लोग अलग ढंग से कहते हैं। कभी इस बारे में संसद में सवाल उठता है, कभी इस बारे में टीवी डिबेट में बहस होती है। नेहरू और उनकी बौद्धिक विरासत को समझने के लिए ये अनिवार्य पुस्तक है। प्रस्तावना के तौर पर लिखा गया निबंध पिछले अनेक वर्षों में नेहरू पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ निबंध है। यह बात रामचंद्र गुहा ने लिखी है इस पुस्तक के बारे में। मैं अग्रवाल सर से यह जानना चाहता हूं कि पंडित नेहरू आज क्यों प्रासंगिक। पंडित नेहरू आज, बल्कि आगे आने वाले बहुत लंबे अरसे तक केवल भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए प्रासंगिक है। और क्यों प्रासंगिक है, उसका कारण ये कि नेहरू एक ऐसे नेता थे जिन्हें एक उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देश को संचालित करने का, बनाने का अवसर मिला, और जिनमें इतनी दूरदर्शिता थी, जिनमें इतना विजन था, तो इस बात को समझ सकें और समझा सकें लोगों को कि ये बनाना कैसे होगा। हम इस बात को ध्यान में रखें, जयप्रकाश जी, के जब मुल्क आजाद हुआ उसके 3-4 बरस पहले ही भारत कृत्रिम अकाल झेल चुका था, बंगाल का, जिसमें लाखों लोग मरे थे। उसके बाद विभाजन के दौरान लाखों लोग मरे, लाखों लोग इधर से उधर हुए, बेघर हुए। यूरोप के लोग हिटलर द्वारा किए गए होलोकॉस्ट की बहुत चर्चा करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन ये जो उपनिवेशवाद द्वारा क्रिएट किया गया होलोकॉस्ट था दक्षिण एशिया में, इसकी चर्चा ना यूरोप में होती है ना हमारे यहाँ, इसे भुला दिया जाता है। उस होलोकॉस्ट के बाद और दूसरे महायुद्ध के बाद जर्मनी को पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका की उदार सहायता हासिल थी। हमारे यहाँ पुनर्निर्माण में सहायता थी इधर उधर से थोड़ी बहुत, लेकिन करना सब कुछ हमें था। कैसे करेंगे, और जब करेंगे तो तात्कालिक समस्या तो यह है कि जो विभाजन के घाव हैं उनको भरा जाए, देश को स्थिर किया जाए, कश्मीर की अपनी समस्या है, हैदराबाद में अपना एक माहौल, उस सब से निपटा जाए, और साथ में भविष्य की दूर की सोची जाए, जिसका नतीजा ये कि नेहरू सन 46 में न्यूक्लियर पावर के बारे में सोच रहे थे, न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन बना रहे थे। आज हम बड़े गर्व से अपने आप को न्यूक्लियर पावर कहते हैं। न्यूक्लियर पावर कोई मतलब ये नहीं कि जेब में से निकाली और आ गई, तैयारी होती है, वर्षों की तैयारी होती है। जिस जमाने में यूरोप के बाहर कोई IIT और IIM जैसी संस्थाओं की कल्पना नहीं करता था, उस जमाने में IIT और IIM जैसी संस्थाएं बनी, और उसके साथ ही गरीबी दूर करने के, सामाजिक अन्याय दूर करने के प्रयत्न हुए, जिनके आंकड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। मैं केवल एक बात कहूंगा, और उससे किसी भी सोचने वाले व्यक्ति को समझ में आएगा कि नेहरू और उनकी नीतियों ने क्या किया। जब मुल्क आजाद हुआ तो औसत
जीवन आशा, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हिंदुस्तान में 31 साल थी। जब सन 64 में नेहरू का निधन हुआ तब लगभग 50 साल। 17 साल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी का लगभग 17, 18, 19 साल बढ़ जाना ये हवा में नहीं हो गया। ये तभी हुआ कि खाद्यान्न की उपलब्धता, चिकित्सा की उपलब्धता, लिविंग कंडीशंस में कमाल की बेहतरी। वरना कैसे जिस मुल्क में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 31 है वो बढ़ के 48-49 तक पहुंच जाएगी। आप अपनी पुस्तक में आपकी जो हिंदी पुस्तक की भूमिका है, आपने उसमें ये भी लिखा है कि कांग्रेसियों ने ही एक लंबे समय तक जो नेहरू का योगदान है उस पर काम नहीं किया है। और आपने बहुत ही विस्तार से उसमें यहाँ तक कि तब के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति रह चुके थे उनकी उपस्थिति का हवाला देते हुए जिक्र किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी क्या वजह रही है कि बाद की सरकारें जिस रूप में नेहरू जी का मूल्यांकन होना चाहिए था, आज की सरकार में चलिए विपक्ष के लोग हैं, लेकिन जो कांग्रेस के लोग थे, जो कांग्रेस की सरकार थी, बाद की सरकारों में कुछ समय तक इंदिरा गांधी जी उनकी बेटी ही सरकार में थी, उसके बाद राजीव गांधी जी भी सरकार में थे। इसकी क्या वजह पाते हैं आपकी नेहरू जी के बौद्धिक मूल्यांकन को और उनके जो लोकतांत्रिक अवदान को, उनकी संसदीय परंपरा में जो उनकी एक विराट भूमिका हम देखते हैं कि संसद को जितना महत्व मुझे लगता है कि पंडित नेहरू के कार्यकाल में मिला, उनके बाद शायद संसद उस स्थिति में नहीं पहुंची। आप इसके पीछे कौन सी वजह देखते हैं और किन लोगों को जिम्मेदार? देखिए, इसमें आमतौर से जो कहा जाता है कि इंदिरा जी का टेम्परामेंटल डिफरेंस, कुछ लोग इंदिरा जी की सुरक्षा ग्रंथि की भी बात करते हैं, वो सब अपनी जगह है। लेकिन जैसा कि मैंने इस पुस्तक की जो हिंदी भूमिका अलग से लिखी है उसमें संकेत क्या किया है, स्पष्ट लिखा है। आज की कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है, और श्रीकांत वर्मा जो हिंदी के अत्यंत वरिष्ठ और महत्वपूर्ण कवि थे और कांग्रेस के नेता भी थे, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे थे, उनकी ही एक पंक्ति आज की कांग्रेस को जताती है, वर्णन करती है। कौशल चल नहीं सकता महाराज, कौशल में विचारों की कमी। वैचारिक काम की पूर्ण उपेक्षा कांग्रेस ने की। असल में सच पूछा जाए तो इस उपेक्षा की शुरुआत खुद पंडित जी से हुई। पंडित जी हर महीने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां लिखते थे जी। और उन चिट्ठियों में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्थितियों पर विचार करते थे और वो चीजें नीचे तक पहुंचती थी, परकुलेट होती थी। लेकिन एक कांग्रेस विचार कहिए या जो एक इंक्लूसिव नेशनलिज्म का विचार कहिए या दादा धर्माधिकारी के शब्दों में कहिए तो मानवनिष्ठ भारतीयता का विचार कहिए, उससे निरंतर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिए आम जनता तक फैलाया जाए, पहुंचाया जाए, इसके प्रति जवाहरलाल जी ने भी शुरू के दिनों के बाद बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। संभवतः उन्हें विश्वास था कि जब तक मैं हूं तो क्या चिंता है, मैं लोगों को एजुकेट करता हूं। और आप ध्यान दें जवाहरलाल जी का लगभग हर भाषण एजुकेटिव होता है। जब देश में पहले आम चुनाव हो रहे थे वो भाषण मैंने इसमें संकलित किया है, तो मुझे लगता है कि रेडियो पर वो भाषण कम से कम 1.5-2 घंटे चला होगा, जिसमें नेहरू तफसील से बता रहे हैं कि चुनाव क्या है, चुनाव का महत्व क्या है, आपको वोट कैसे देना है, वगैरह वगैरह। ये काम धीरे धीरे आगे चल के पिछड़ता गया। बाद में इंदिरा जी के समय तक फिर भी कांग्रेस में पॉलिटिक्स एज सच का महत्व रहा। उसके बाद तो लगता है कि जैसे कांग्रेस को पॉलिटिक्स शब्द से असुविधा होती है। कांग्रेस का सारा फोकस गवर्नेंस पर हो गया। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो राजनीति को गंदा शब्द मानते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये मानते हैं कि राजनीति में केवल गंदगी है। ऐसा कुछ नहीं। समाज को बदलने की कोई भी कोशिश राज्य सत्ता के उपयोग के बिना संभव नहीं है, और राज्य सत्ता का उपयोग राजनीति के जरिए ही होता है। तो कांग्रेस ने जो राजनीति की उपेक्षा आरंभ की, खास करके इंदिरा जी के बाद से, उसका नतीजा आज हम यहाँ देख रहे हैं। दूसरा यह हुआ कि जो प्रतीकीकरण नेहरू जी का किया गया कि दुनिया भर की इमारतों के नाम आपने उनके नाम पर रख दिए, हवाई अड्डों के नाम उनके नाम पर रख दिए या इंदिरा जी के नाम पर रख दिए, तो आपको लगा हो गया। मैं ये कहता हूं कि आप एक इमारत का नाम ना रखें नेहरू के नाम। नेहरू के विचार को लोगों तक पहुंचे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। आप नेहरू को एक निर्जीव
प्रतीक बनाने की बजाय लोगों की चेतना में एक जीवंत उपस्थिति बनाए, तो इसमें केवल कांग्रेस का नहीं भला होगा, इसमें देश का भी भला होगा, दुनिया का भी भला होगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जो इस पुस्तक का शीर्षक रखा है, कौन है भारत माता, ये सवाल नेहरू जी के हवाले से जो पूछा गया है और आपने उस उत्तर के साथ अपनी यह बात की है। आपकी नजर में आज जो भारत माता का जो स्वरूप है और नेहरू जी ने जो उत्तर दिया था, मैं चाहूंगा कि उस पर आप विस्तार से हमारे दर्शकों को ये बताएं ताकि उनको यह समझ में आए कि ये भारत माता जो शब्द है हम जो कहते हैं, उसको लेके लोगों के दिमाग में आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया के प्रभाव के चलते इस बात के बारे में भ्रम है कि भारत माता जो शब्द है वो उसको लेके नेहरू जी को कोई ऐतराज था या नेहरू जी चाहते क्या थे। जहां तक मेरी जानकारी कहती है, नेहरू जी का जवाब ये था कि ये केवल कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है भारत, बल्कि केवल पहाड़, नदियां, झरने नहीं है, केवल पेड़ नहीं है, बल्कि भारत अपने लोगों से बनता है। जो लोग यहाँ पे हैं उनकी उपस्थिति से भारत बनता है। मैं ये चाहूंगा कि अभी जो भारत माता को लेके जो सवाल है, क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि भाषा की जो समस्या है वो पंडित नेहरू की देन है, क्षेत्र की जो समस्या है राज्यों की वो पंडित नेहरू की देन है, कश्मीर की जो समस्या है वो पंडित नेहरू की देन है। यानी इस देश में अगर कोई संवैधानिक इस पर मुझे केवल एक ही बात कहनी है कि किसी को अपना इतना मूल्यांकन भी नहीं करना चाहिए आजकल के लोगों को कि आप ये समझने लगे और मैं आपके बारे में ये समझने लगूं, आप यानी जो लोग ऐसा कहते हैं उनके बारे में, कि आप अपनी समस्याओं का हल तो क्या करेंगे, आप में इतनी भी अक्ल नहीं है कि अपने लिए कुछ समस्या खुद पैदा कर सकें। आपके लिए समस्याएं भी अति सही सारी आती हैं और वो उसके लिए भी नेहरू या कोई और आपको दोषी ठहराना पड़े तो ये आपकी अपनी बुद्धि पर टिप्पणी। सर हम तो समस्याओं की नहीं, हम तो समाधान की बात कर रहे हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग हर बात के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं, मेरा उनसे निवेदन केवल यही है कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, नेहरू जी का स्वर्गवास हुए भी 50 से ऊपर साल हो गए और आपका शासन कोई पहली बार नहीं आया है, पहले भी आ चुका है और पिछले 8 साल से आपका शासन चल रहा है। आपने कौन से तीर मार लिए हैं, कौन सी समस्या हल करनी है, कौन सी पैदा कर दी है, वो हम देख रहे हैं। मतलब दो टूक बात की जाए, अगर आप क्षमा करें तो नेहरू में इतना नैतिक बल था कि चीन के आक्रमण को लोकसभा में डिस्कस किया गया था और ऐसे तीखे नारे लोकसभा के भीतर लगे थे कि बेशर्म हुकूमत होती है, देश की सीमा टूटती है और किसी को एंटी नेशनल नहीं कहा गया था। नेहरू ने और उनके समर्थकों ने लोहिया को एंटी नेशनल नहीं कहा था। आज की सी स्थिति नहीं थी कि कोई नहीं आया है, कोई नहीं घुसा बैठा है और फिर भी 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। आज की सी स्थिति नहीं थी कि वार्ता चल रही है, चीन के अड़ियल रुख के बावजूद वार्ता चल रही है। जब कोई घुसा ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं हुआ है, कोई कब्जा ही नहीं हुआ है, तो वार्ता काहे की चल रही है, अड़ियल रुख काहे पर है। तो खैर आपका जो मूल प्रश्न था नेहरू, ये जो कौन है भारत माता है, ये नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छोटे से अध्याय का शीर्षक है जी। और उसमें नेहरू ने और ऑटोबायोग्राफी में भी जिक्र किया है कि हम जाते हैं कहीं भी भाषण देने, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कांग्रेस के नेता, तो जनता नारा लगाती है भारत माता की जय, भारत माता की जय, गांधी जी की जय, भारत माता की जय। तो मैं ऐसे लोगों से पूछता हूं कि वो कौन भारत माता है जिसकी आप जय चाहते हैं, और लोग जवाब देते हैं। कोई कहता है हमारे गांव की धरती, कोई कहता है हमारे देश की धरती, कोई कहता है ये नदी, कोई कहता है वो पहाड़। और मैं उन लोगों से कहता हूं, मैं उद्धृत कर रहा हूं नेहरू को, हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं वे सभी हमें प्यारे हैं, लेकिन असल में है भारत माता मुल्क में फैले करोड़ों हिंदुस्तानी। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, इनकी जय ही है भारत माता की जय। क्या बात है। यानी भारत माता इस मुल्क के आम इंसान है। सामूहिक रूप से आज जो 1 अरब 30 करोड़ या 1 अरब 35 करोड़ हिंदुस्तानी है, वो भारत माता के मूर्त रूप है। और इस किताब में मैंने आगे लिखा है कि ये अपनी ओर से मैंने लिखा है इस पर टिप्पणी करते हुए, इसलिए भारत माता की जय में भारत माता की करोड़ों संतानों की चीत्कारें शामिल हुई।
उन सबको सुख हो, उन सबको आनंद हो, यथासंभव किसी को वेदना और पीड़ा ना हो, तब होगी भारत माता की जय। यही नेहरू कहते हैं। और ये हम ध्यान रखें कि भारत माता या भारत का मतलब करोड़ों लोग और वो मूल्य, वो वैल्यूज की न्याय, स्वाधीनता, समता, सामाजिक प्रगति, इस सब का मतलब है भारत माता। और ये धारणा केवल नेहरू की नहीं थी, ये धारणा सारे स्वाधीनता आंदोलन की थी, कुछ लोगों को छोड़कर। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब हमारा आदर्श इतना अच्छा था, हमारा नेतृवर्ग इतना अच्छा था, जनता से जुड़ा हुआ था और हमारी नीतियां भी उस दौरान निष्पक्षता पूर्ण थी, तो ऐसी क्या वजह थी कि पिछले 70 सालों में, 75 सालों में हम उस भारत का निर्माण नहीं कर पाए जिस भारत में आपके कथनानुसार या नेहरू जी के कथनानुसार या जो भी संविधान के निर्माता थे, हमारे स्वाधीनता सेनानी थे, कि समाज के हर व्यक्ति को वह आनंद, वह उत्साह, उसका जो प्राप्त। देखिए, ऐसा है कि जो किसी भी चीज को, जयप्रकाश जी, हम लोगों को ऐतिहासिक वास्तविकताओं के संदर्भ में देखना चाहिए जी। दूसरी चीज ये कि जब हम किसी देश की, भारत या किसी भी देश की प्रगति या उन्नति की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्थितियों के संदर्भ में देखना चाहिए। नेहरू इस मामले में बहुत स्पष्ट थे और उन्होंने लिखा भी है कि भारत की नियति ये है, डेस्टिनी ऑफ इंडिया उन्होंने कहा है उसको, कि या तो ये दुनिया के नेतृत्व करने वाले देशों में होगा या कुछ नहीं, बीच का रास्ता भारत के लिए नहीं है। अब इस नियति के साथ एक देश आजाद होता है और आजाद किस स्थिति से होता है, फिर एक ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने रखूं। उत्साह पटनायक, प्रभात पटनायक ने बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है पिछले दिनों, कितने अरब पाउंड भारत से एक्सट्रैक्ट किए गए औपनिवेशिक लूट के दौरान। 1706 या 7 में दुनिया भर के जीडीपी में भारत का योगदान लगभग 22% था। 1947 तक आते आते वो 3% रह गया। भारत को डेलिबरेटली डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया, भारत को डेलिबरेटली एक कैप्टिव मार्केट में बदला गया। और उसके बाद जब 47 में हम आजाद हुए, दूसरा महायुद्ध खत्म हो चुका था और धीरे धीरे सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर की स्थितियां बन रही थी और दोनों का रवैया ये था, सोवियत संघ का भी और अमेरिका का भी, कि इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस। तो या तो आप अमेरिका के साथ चिपक जाइए या सोवियत संघ के साथ चिपक जाइए। दोनों ही स्थितियों में आपकी स्थिति पिछलक की होती। नेहरू की और उनके साथियों की चुनौती आप इस रूप में देखें कि हमें अपने देश का पुनर्निर्माण करना है, भारत माता यानी हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक बेहतर जीवन देना है और साथ में बतौर एक नेशन स्टेट के भारत की अपनी पहचान बनाए रखनी। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन। फिर चूंकि ना आप अमेरिका से चिपक रहे ना सोवियत संघ से, तो सोवियत संघ ने तो धीरे धीरे स्थितियों को स्वीकार किया, बल्कि सोवियत संघ ने एक तरह से सीखा नेहरू से और भारत से और कहने लगे, वो ये मानने लगे सन 55 के बाद कि समाजवाद का रास्ता केवल रक्त क्रांति का नहीं है, पीसफुल रोड टू सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी संभव है। उस समय के सोवियत साहित्य में चीज आप देख सकते हैं। अमेरिका ने इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया, हालांकि उपेक्षा वो भी नहीं कर सकते थे, इसलिए वो भी ओपनली होस्टाइल नहीं हुए। इन सब स्थितियों से गुजरते हुए बेशक हम कह सकते हैं कि जो हुआ उससे बेहतर हो सकता था, बेशक हम कह सकते हैं कि कुछ चीजों की नेहरू ने या उनकी सरकार ने, मैंने खुद ही कहा कि वैचारिक परिवर्तन की उपेक्षा हुई नेहरू के द्वारा, लेकिन ये मानना कि पिछले 70-75 साल में कुछ नहीं हुआ, ये जयप्रकाश जी दो टूक शब्दों में कृतज्ञता के अलावा और इतिहास के जानबूझकर किए जा रहे विकृतीकरण के अलावा कुछ नहीं। आप एक बौद्धिक चिंतक, विचारक और विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में भी आपकी एक बड़ी स्थापना रही है। आपने लगातार भारतीय संस्कृति, साहित्य, राजनीति के विषयों को न केवल समझा है बल्कि दुनिया भर के साहित्य को अपनी नज़र से देखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें जब हम जश्न आज़ादी के 75 सालों में पहुँच चुके हैं और तब आप देश का भविष्य
किस रूप में पाते हैं कि हमारी राजनीति अब आने वाले समय में, या हम कहें कि अगले 25 सालों में हम कहाँ होंगे? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि नेहरू जी का, मान लीजिए अगर आपकी बात से ही अगर ये अर्थ निकालें कि आपने कहा था कि दुनिया का भारत नेतृत्व करेगा, तो आज तो जो लोग सत्ता में हैं वो मानते हैं कि भारत नेतृत्व कर रहा है, वैचारिक तौर पर भले न कर रहा है। खुश रखने को वाले भी ख्याल अच्छा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बतौर चिंतक विचारक आप आज की स्थितियों में भारत का भविष्य कहाँ देखते हैं, और जो युवा पीढ़ी है वो अपने को किस दिशा में ले जाए? देखिए, आजकल फोटोशॉप के जमाने में कुछ भी साबित किया जा सकता है। आप एक तस्वीर लीजिए, खाली कुर्सी है, उस पर व्यक्ति विशेष को बैठा दीजिए और आसपास सब विश्व नेताओं को खड़ा कर दीजिए और कहिए कि भारत नेतृत्व कर रहा है। वास्तविकता यह है बंधु कि नेहरू की विदेश नीति की भरमों आलोचना करने के बाद यूक्रेन के सवाल पर आपने रवैया वही अपनाया। आप तटस्थ रहे। अमेरिका के साथ वोट देने की आपकी हिम्मत नहीं हुई, आप दे नहीं सकते थे। चाहते आप वही थे, लेकिन आप दे नहीं सकते थे। दूसरी बात ये कि अभूतपूर्व काम जरूर इस सरकार में हुए हैं, जैसे आप अमेरिका जाएं और जाकर के वहां के चुनावों में घोषणा कर रहे हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार। ऐसा भारत के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। किसी देश का कोई प्रधानमंत्री किसी देश की आंतरिक राजनीति में इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं करता, जिसके चलते अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट आपको संदेह की दृष्टि से देखने लगे। इन बातों में कुछ नहीं रखा है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मामले हैं और इन पर मैं क्या टिप्पणी करूं वो अलग बात है। लेकिन जो आपके प्रश्न का मुख्य और महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप स्वयं साहित्य और चीजों के जानकार व्यक्ति हैं, इतिहास और राजनीति के और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। इस समय हमारा समाज जिस कदर डिवाइडेड है, इस समय समाज में जिस तरह का तीखापन है, इस समय समाज में ऐसा ध्रुवीकरण है, मुझे याद नहीं। और मैं केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, वैचारिक ध्रुवीकरण की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संवेदनात्मक ध्रुवीकरण की बात कर रहा हूँ। आज ही फेसबुक पर मेरी पुस्तक पद्मावत का जो हिंदी अनुवाद आया है, मानस प्रेम वायु वैकुंठी, उस पर एक सज्जन ने, जो इस समय दक्षिणपंथी राजनीति के निकट है, लेकिन उन्होंने उस पुस्तक पर एक अनुकूल टिप्पणी लिखी है कि पुस्तक बहुत अच्छी है और पुरुषोत्तम जी ने बड़ी अच्छी किताब लिखी और विस्तार से उस किताब के बारे में बताया है। उस पर जो टिप्पणियां हैं वो देखने वाली। उस पर टिप्पणी यह है कि ये तो, यानी इस बात का कोई महत्व नहीं है कि किताब क्या है क्या नहीं, आपको उस व्यक्ति को ध्वस्त करना है। उस व्यक्ति की कही हुई बात, पुरुषोत्तम की कही हुई कोई बात आपको सुननी नहीं, उसकी किसी बात पर विचार नहीं करना है। दो चीजें इस समय को परिभाषित करती हैं, एक भयानक संवेदनात्मक ध्रुवीकरण और दूसरा मूर्खता का अभूतपूर्व महिमा। मेरी आयु 66 साल है, मैंने मूर्खता पर इतना अभिमान कभी नहीं देखा अपने जीवन। अभी तक मैं ये देखता आया था 8-10 साल पहले तक कि अगर आपको किसी विषय की जानकारी ना हो या आप में कुछ बौद्धिक न्यूनता हो तो आप थोड़े सच्चाई रहते थे। आज आप इस पर गर्व करते हैं और इसी का नतीजा ये है कि मीडिया में कह दिया जाता है कि साहब नोटों में चिप लगी हुई है, गाय ऑक्सीजन छोड़ती है, फलाना होता है, ढिकाना होता है, और समाज में किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं झल्लाता, कोई उस प्रतिष्ठान के संपादक को या जो भी एग्जीक्यूटिव है उनको चिट्ठियों का ढेर नहीं लग जाता कि क्या दिखा रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं, बल्कि इस पर जो टिप्पणी करे उसे गालियां खानी पड़ती। नहीं तो आखिर हम पहुंचेंगे कहां? आप समाज के नेता लोग ये कह देते हैं कि गाय का मूत्र पीने से कोरोना ठीक हो जाता है, गोमूत्र पार्टियां होती हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो इन चीजों को सुनते ही भड़क जाए। बल्कि मैंने तो 2 साल पहले अपनी फेसबुक पे लिखा था और मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा, उस पर अच्छा विमर्श हुआ था। मैंने लिखा था कि मैं सीरियसली ये जानना चाहता हूँ और आयुर्वेद के कोई जानकार इस पर टिप्पणी करे कि वाकई गोमूत्र में कुछ औषधीय गुण होते हैं क्या। मैं समझना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तमाम चीजों में गुण हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने बताया, एक सज्जन ने कहा कि हाँ होते हैं, ऐसा माना जाता है, लेकिन फिर वो बहुत ही नियंत्रित ढंग से, जिसको आजकल अंग्रेजी के मुहावरे में प्रोसेस्ड ढंग से, यानी इसको यूं कहें, हम सब जानते हैं जयप्रकाश जी कि हर दर्द निवारक में अफीम होती है, हर दर्द निवारक में बाई डेफिनेशन अफीम होती है,
इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरे हाथ पैर में दर्द होने लगे, मैं अफीम का गोला खाऊं। ये मतलब थोड़ी होता है इसका। तो ऐसा जो मूर्खता का महिमा मंडल, अद्भुत। नहीं, ये और तो जो आप टूटा है वर्तमान समाज। की समस्या बता रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं, आखिर हम जाएंगे कहाँ? क्योंकि आपने बताया आप 66 साल की आपकी उम्र हो चुकी। जो आपकी पुस्तक है, आपकी पुस्तक का उद्देश्य यही है कि वैचारिक चिंतन हो, नेहरू की परिकल्पना का जो भारत का, या मुझे कोई दिक्कत, जैसा आप कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति नेतृत्व कर रहा होता है, आमतौर पर यह माना जाता है कि वह समाज के आखिरी व्यक्ति के लिए कर रहा होगा। ये नेहरू की बनाई हुई व्यवस्था ही है। जो आज सत्ता में जो लोग भी हैं वो नेहरू की बनाई हुई व्यवस्था से के ही कारण है। व्यवस्था के ही कारण। बिल्कुल सही। तो हम खारिज तो नहीं कर सकते। जो खारिज करते हैं, जो खारिज करते हैं वो महान है। गलत और सही जो भी हो, लेकिन तथ्य यही है कि जो लोग हैं उन्हें हमारी जनता ने चुना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप वर्तमान स्थितियों में, जो आप पूरी दुनिया भर के आइडियाज पे, चूंकि आपने गांधी, नेहरू, कभी अभी हम जायसी जी की बात कर रहे थे, पद्मावत की, जो भारत की मिलीजुली संस्कृति है, सभ्यता है, उनकी बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, दुनिया के तमाम विकास और जो कूटनीतिक राजनीतिक संबंध हैं उनके बारे में भी विद्वान हैं। आप वर्तमान स्थिति में इस देश को, जब हम 75 सालों की चर्चा कर रहे हैं, तो आखिर जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़ी लिखी है, जो संवेदनशील है, वो कहाँ भारत को पाएगी अगले 10 सालों में, 15 साल? मैं इस पर दो बातें कहूँगा जी। एक तो जो युवा पीढ़ी की बात आप कर रहे हैं, उससे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि पढ़ने की आदत, सोचने की आदत पैदा करें, अपने आप को ट्रेन करें। पढ़ने का मतलब वर्ड से पढ़ना नहीं होता। वर्ड से पर अच्छी चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन पढ़ने का मतलब ये होता है कि जिस भी चीज को आप पढ़ें उसको सोच समझ के पढ़ें। बल्कि मैं आपको बताऊं और आपके कार्यक्रम के जरिए युवा मित्रों की राय भी ले लूं, मैं तो सोच रहा हूं कि छोटा सा एक 15-20 दिन का कोर्स शुरू करूं, द आर्ट ऑफ रीडिंग। पढ़ा कैसे जाए, क्योंकि किस चीज को आप पढ़ रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। तो एक तो ये सोचने की आदत डालें, अपने विवेक को जागृत करें। किसी की भी बात को ना तो सिर्फ इसलिए मान लें कि ये व्यक्ति हमें पसंद है इसलिए इसकी बात मान लें, ना सिर्फ इसलिए खारिज कर दें कि ये व्यक्ति हमें नापसंद है किसी कारण तो इसकी बात गलत है। दूसरी बात, मैं सच कहूं तो देश के भविष्य को लेकर के मैं थोड़ी चिंता में तो रहता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है मनुष्य के सहज विवेक में, और खास करके हिंदुस्तानी आदमी की जो सैकड़ों हजारों सालों से चली आ रही संस्कृति की ताकत है, जो एक मिलीजुली संस्कृति, जिसको मैंने इस पुस्तक में लिखा भी है कि सम्यक की खोज, अतियों के मुंह से मुक्त मध्य मार्ग की खोज, ये हमारी संस्कृति का एक तरह से सार है। तो मुझे लगता है कि ये सार अंततः बलवान होगा और देश संभवतः एक सही रास्ते पर जा सकेगा। फिर राजनीतिक ढंग से इसकी उम्मीद मुझे इसलिए भी लग रही है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपने नोट की होगी, पिछले दिनों राजनाथ जी ने एक वक्तव्य दिया है कि नेहरू जी की नीतियों से बहस हो सकती है, उनकी नीयत पर संदेह नहीं किया जा सकता। नीतियों से बहस किसी की भी हो सकती है। मैं आपके किसी कार्यक्रम, आपने फलाने के साथ कार्यक्रम किया, मुझे पसंद नहीं आया, मैं आपसे बहस कर सकता हूँ। निराधार कोई मुझे अधिकार नहीं पहुंचता कि मैं आपकी नीयत पर शौक करूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, राजनाथ जी द्वारा दिया गया, फिर गडकरी जी ने भी कुछ वक्तव्य दिया है। तो मुझे लगता है कि जिन्हें हम दक्षिणपंथी कहते हैं, स्वयं उनके बीच में इस समय समाज में व्याप्त जो टूटन है, जो एक विभाजन जैसा बनता जा रहा है, जो मैंने आपसे पहले ही संकेत जो किया कि इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस। जो भी विरोधी है वो एंटी नेशनल है, जो भी आलोचक है वो एंटी हिंदू है। इस चीज के प्रति स्वयं दक्षिण पंथ के भीतर कुछ चिंता हो रही है, ऐसा मुझे इन दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के वक्तव्य से लगता है। इसके अलावा जो आपके जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे आप कहिए कि शिक्षा की गिरती गुणवत्ता की समस्या हो, इसको लेकर नौजवानों में बेचैनी हो रही है। और ये बेचैनी अंततः मीडिया के तमाम प्रपंच के बावजूद मुझे उम्मीद है कि सरकार को सही मायनों में जवाबदेह होने के लिए, अकाउंटेबल होने के लिए मजबूर करेगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूंगा कि देश मेरा एक आखिरी सवाल इस चर्चा में, चूंकि
पुस्तक नेहरू जी से शुरू किए हैं, 75 साल की बात करें। अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, चूंकि नीयत की बात हुई और सामने की बात हुई, हम वर्तमान से अतीत को और अतीत से वर्तमान को ही जोड़ते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर मैं ये कहूँ कि भारत के प्रधानमंत्रियों को जो अब तक हुए, क्या किसी भी प्रधानमंत्री की नीयत में ऐसा कोई खोट था कि वह जानबूझ के इस देश को सही दिशा में न ले जाने की तरफ बढ़ रहे थे, वर्तमान प्रधानमंत्री सहित? वर्तमान प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि वो वर्तमान है जी। और ये प्रश्न आप मुझसे एक इतिहासकार के तौर पर पूछ रहे हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो अभी चल रहा है। उनके कार्य में बहुत सारी विवादास्पद फैसले उन्होंने किए हैं, बहुत से विवादास्पद काम किए हैं, लेकिन जाहिर है कि उन्हें बहुत बड़े जनता के बहुत बड़े हिस्से का समर्थन प्राप्त है। तो उन पर मैं कोई भी टिप्पणी करूंगा तो वो एक तरह की, जैसे आप कहिए कि राजनीतिक पक्षधरता से की गई टिप्पणी होगी, और आप जानते हैं मैं वर्तमान प्रधानमंत्री का आलोचक हूं, इसलिए उन पर टिप्पणी करना मेरे लिए इस प्रसंग में उचित नहीं है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस देश का ऐसा कभी दुर्भाग्य रहा है कि कोई बदनीयत आदमी यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन ये सही है, नियत की बात एक अपनी जगह हो गई, नीतियां महत्वपूर्ण होती है, और मुझे लगता है कि कुछ प्रधानमंत्रियों की नीतियां निश्चित रूप से घातक थी। मिसाल के तौर पर सन 2000 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उच्च शिक्षा में सुधार और परिवर्तन के लिए कमेटी बनाई थी 2 सदस्यों की। आप कल्पना कर सकते हैं, आपको याद है कि वो 2 सदस्य कौन थे? नहीं, हम आप ही से जानना चाहेंगे। एक सदस्य थे कुमार मंगलम बिरला और दूसरे सदस्य थे मुकेश अंबानी। ये अभी भी ये ऑनलाइन उपलब्ध है, उस कमेटी की रिपोर्ट। इन 2 महानुभावों को आपने नियुक्त किया था कि वो शिक्षा के बारे में सुझाव, और उन्होंने सुझाव जैसे उन्हें देने थे वैसे ही दिए थे कि रिसर्च का एजेंडा इंडस्ट्री को तय करना चाहिए, एजुकेशन पूरी तरह वोकेशनली ओरिएंटेड होनी चाहिए, जो इंडस्ट्रीज इस रिसर्च को फंड नहीं कर सकती उसके लिए सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज को करना चाहिए, यानी साहित्य संस्कृति सबको गुड बाय टाटा, और छात्रों को राजनीति से कतई दूर रखा जाना चाहिए। दूसरे अर्थों में सामाजिक चेतना से। विडंबना यह है जयप्रकाश जी कि उस कमेटी की रिपोर्ट को वाजपेयी सरकार ने स्वीकार किया। उसके बाद 2004 में मनमोहन जी की सरकार आई, 10 साल रही। व्यवहार जो है किया गया शिक्षा में वो उस रिपोर्ट के अनुसार ही किया गया, चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो चाहे मनमोहन जी की सरकार। विडंबना ही है। इसलिए नियत बदनीयत का सवाल अपनी जगह किसी हद तक महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल एक स्तर पर नीतियों का होता है। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया है। इस तरह की जो नीतियां अपनाई गई, चूंकि मैं खुद एक बुद्धिजीवी हूं, एक लेखक हूं, इतिहासकार हूं, तो मुझे इस तरह की नीतियों को लेकर काफी चिंता है। इसलिए हमें यह देखना होगा कि अब तक के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, नियत के मामले में तो मुझे किसी पे शक नहीं है, साफ बात है, लेकिन नीतियों को लेकर मुझे निश्चित रूप से कुछ प्रधानमंत्रियों की नीतियों को लेकर बेहद गहरी आपत्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने कहा था कि ये हमारा आखिरी सवाल है, लेकिन आपके उत्तर में एक सवाल और सूझा मुझे। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है और वर्तमान में जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसमें अंततः दोनों के टकराव में हम कहें कि निजीकरण और कल्याणकारी राज्य की भूमिका, आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, निजीकरण और कल्याणकारी राज्य में कोई अनिवार्य अंतर्विरोध नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है। वही नीति की बात आ गई। अगर आपकी नीति ये हो कि भाई कुछ लोगों को अंधाधुंध फायदा होता चला जाए, बाकी जनता किसी ना किसी तरह जुगाड़ कर लेगी, पकौड़े बना लेगी, तो बात अलग है। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता ये हो और चिंता ये हो कि आम जनता को न्यूनतम जीवन स्तर सुरक्षित किया जाए, सुनिश्चित किया जाए, और वो खैरात के तौर पर नहीं, इस तौर पर नहीं कि साहब हमारे को 2000 रुपये महीना दे देंगे, 5 किलो अनाज दे देंगे, इस तौर पर नहीं। ये कल्याणकारी राज्य नहीं है। देश की 70%, 80% आबादी को आप खैरात पर निर्भर कर दें, ये तो भयानक रूप से अकल्याणकारी नीति है। चाहे वो भाजपा अपनाए, चाहे कांग्रेस अपनाए, चाहे आम आदमी पार्टी, कोई पार्टी नीति होनी चाहिए कि लोग
आत्मनिर्भर बने, लोग सरकार से और तंत्र से एक निश्चित सुरक्षा की उम्मीद करें और वो उन्हें प्राप्त हो और लोग अपने ढंग से अपना काम कर सकें। इसलिए ये मानना कि कल्याणकारी राज्य और निजीकरण परस्पर विरोधी है, या ये मानना कि सरकारी तंत्र सारी समस्या की जड़ और निजीकरण कोई जादू की छड़ी है जिसके घुमाते ही चुर्र करके सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब, 2 साल पहले अमेरिका में जब कोरोना फैला तो अमेरिकनों ने और पूरे एस्टेब्लिशमेंट ने रियलाइज किया कि चिकित्सा व्यवस्था का पूरी तरह निजीकरण और बीमाकरण कितना घातक है। और वहां इस पर चर्चा हुई कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री और हॉस्पिटल इंडस्ट्री के बीच का जो तालमेल है, जो उसमें गठबंधन है, वो अमेरिकन आदमी के लिए कितना डरावना और कितना घातक है। तो ये सब बातें ध्यान में रखकर ही हमें सोचना चाहिए। मैं आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, चूंकि खैरात वाली बात आई और उस दौरान मुझे गांधी जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना याद आ गई कि बंगाल में एक बार वो दौरे पर थे और उन्होंने जो कैंप बने हुए थे विस्थापित लोगों के लिए, वो देखे कि उनको खाना दिया जा रहा है और उन्होंने पूछा कि इनको खाना, क्या ये कुछ कर रहे हैं, इन्होंने कुछ भी योगदान किया है? तो कहा गया कि नहीं, ये विस्थापित, इनका घर जल गया, इनका मकान जल गया, इनको रखा गया है और ये सरकारी व्यवस्था है। तो यह बहुत चर्चित पुस्तक में भी मैंने पढ़ा था कि गांधी जी ने कहा कि नहीं, जो व्यक्ति जिस लायक है बिना काम किए उसको कोई खाना न दिया जाए, क्योंकि यह अपना सब कुछ लुटा के आया है, इसके पास केवल स्वाभिमान बचा है। आप मुफ्त खाना देके इसका स्वाभिमान का हनन मत करें। देखिए, ये जो पिछली सरकार ने एक नीति लागू की थी जिसकी वर्तमान सरकार ने पहले बड़ी खिल्ली उड़ाई और फिर अंततः उस पर अमल किया, वो इसी सोच से प्रेरित थी। रोजगार गारंटी जी, आपको रोजगार मिलेगा, गांव में मिलेगा, अपने घर बैठे मिलेगा, बैठे नहीं मिलेगा, अपने घर मिलेगा, लेकिन खैरात नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको 300 रुपए रोजाना या 270 रुपए रोजाना वो घर बैठे मिल जाएंगे। भले ही और कुछ नहीं तो आप एक तालाब खोदेंगे या गांव में एक सड़क बनाएंगे या सरकारी तौर से बनने वाले मकान बनाएंगे या जो भी आप कर सकते हैं, काम करेंगे और बदले में आपको पैसा मिलेगा। ये वही सोच थी कि गरीब आदमी के कम से कम स्वाभिमान को तो मत नष्ट कीजिए, उसको ये एहसास तो बना रहने दीजिए कि ये जो पैसा मुझे मिला, ये जयप्रकाश जी ने भीख नहीं दी है, मैंने जयप्रकाश जी के लिए कुछ काम किया था, उसकी उजरत दी है, उसका मेहनताना दिया है। आपसे बातचीत करके बहुत बहुत अच्छा लगा। हम कोशिश करेंगे कि आने वाली किताबों के साथ भी बैठें और आपसे बातचीत करें। आप सभी लोगों के लिए 15 अगस्त की शुभकामनाएं। यह देश ऐसे ही अपने पूर्वजों के सपनों के साथ आगे बढ़े, सही नियत के साथ आगे बढ़े। हमारी आज की चर्चा का भी विषय यही था। अंततः आप पढ़ें, गुने, समझें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।